नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आइए अपनी अभाव प्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन कुछ डेफिनेशन की बात कर रहे थे, कुछ परिभाषाओं की बात कर रहे थे। कुछ परिभाषाओं का अध्ययन अपन ने पहले किया था पूर्व की क्लासों में। लगभग 70-80 के आसपास परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली है। उससे आगे की परिभाषाएं जो है वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अभी आपकी पढ़ाई की रफ्तार जो धीमी पड़ी हुई ना, उसको तेज करना हमारा लक्ष्य है दोस्तों। कभी भी देखो ऐसा है कि समय है ना निकल जाएगा, वैसे भी 2 महीने 3 महीने ऐसे आप बैठे रहोगे ना तो भी टाइम गुजर जाएगा, और पढ़ते रहोगे तो भी टाइम गुजर जाएगा। इससे लाख गुना बेहतर है कि अभी आप जो है ना पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ। पढ़ाई को लेकर के सीरियस होने का मतलब क्या है कि ना, पढ़ाई को लेकर के सीरियस होने का मतलब क्या है कि 2 महीने या 3 महीने का समय ऐसा है, ये लगभग आप मान के चलो कि महीना भर और लॉकडाउन चलेगा। इस महीने भर के लॉकडाउन में अपने पास में एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, बहुत लेवल वाली आपके पास में तैयारी हो जाएगी। यदि आप पूर्ण रूप से तैयारी के अंदर जुट जाते हो, पूर्ण रूप से तैयारी के अंदर लग जाते हो, है ना दोस्तों। समय गुजरने के बाद कुछ नहीं होगा दोस्तों, फिर महीने 2 महीने बाद पछताओगे जाने के बाद कि अरे यार मैं लॉकडाउन में पढ़ लेता तो अच्छा रहता, उस वक्त तैयारी कर ली होती तो आज मेरी अच्छी रहती। फिर कुछ नहीं है ना, फिर पछताने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि अभी सतर्क हो जाओ, अभी जागृत हो जाओ कि नहीं मुझे है ना अभी अभी पढ़ना है, अभी जो है ना मुझे पढ़ाई करनी है, अभी जो है ना अपना लेवल बनाना है दोस्तों। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण समय चल रहा है अभी आपका, जिसमें आप अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकते हो, अपनी तैयारी को एक लेवल बना सकते हो दोस्तों। मैं तो भाई एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जिस भी तरीके से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ना कि ये सीट जो है ना आपकी हो जाए दोस्तों। मेरा तो आगे पीछे लक्ष्य यही है कि रीट में आपका क्या हो जाए, चयन हो जाए। इससे अधिक मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ। ये हमारा मेन लक्ष्य है, मुख्य टारगेट भी हमारा यही है। तो दोस्तों तैयारी में जुटे हुए रहें, कमजोर ना पड़े। मैं मानता हूँ कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो थोड़े नीरस है, थोड़े ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको नींद आ सकती है, जब पढ़ने में मन कम लग सकता है, मान सकता हूँ मैं। लेकिन क्या करें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, उसका क्या कर सकते हैं। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ ना, है ना, मेरा भी पढ़ाने की फीलिंग नहीं होती, मुझे खुद भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना अच्छा लगता है। इस तरीके से पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि नियमितता यदि एक बार टूट जाती है, रेगुलरिटी यदि एक बार टूट जाती है, तो वापस इसको बनने में क्या लगता है भाई, अधिक समय लगता है। जो रफ्तार आपकी बनी हुई, जो फ्लो आपका बना हुआ, ये फ्लो यदि एक बार टूट गया ना, तो वापस वैसा फ्लो आने में क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। इसलिए बिना किसी समय कमाए क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, एक बढ़िया वाली तैयारी को आपको जो है ना मजबूती के साथ में तैयारी में लगना चाहिए। तो मनोबल को ऐसे कमजोर ना करें, मजबूत रहें, और तैयारी को क्या करें दोस्तों, करते हुए रहें। अपना चल रहा था दोस्तों प्रश्न बैंक। क्या चल रहा था दोस्तों, प्रश्न बैंक अपना चल रहा था। और प्रश्न बैंक में अपन ने बहुत सारी परिभाषाओं का अध्ययन जो है ना अभी से पहले कर लिया था दोस्तों। कुछ परिभाषाएं अपन ने पहले की कक्षाओं में पढ़ ली थी, और कुछ परिभाषाएं जो होगी उसको अध्ययन अपन आज की कक्षा में करेंगे। देखते हैं, चलते हैं। आपको पता है कि मैं ज़्यादा समय आपका व्यर्थ करता नहीं हूँ इन कामों में। तो बिना किसी समय गुजारे देखिए, आज जो चलेगा अपना डेफिनेशन बैंक पार्ट 8, यानी 7 पार्टों का अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। आज जो चलेगा वो कौन सा चलेगा, 8वें पार्ट का अध्ययन चलेगा। देखते हैं 8वें पार्ट की पहली परिभाषा जो होगी वो क्या होगी आज हमारे लिए। ये रही दोस्तों आज की आपकी पहली डेफिनेशन। बहुत ही सुप्रसिद्ध या बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त शिक्षाशास्त्री का नाम है स्किनर, है ना। स्किनर को आपने मनोविज्ञान के अंदर बहुत पढ़ा होगा, या मनोविज्ञान के अंतर्गत इसको जानते होंगे आप अच्छी तरीके से। स्किनर वही जिन्होंने पुनर्बलन पर अत्यधिक बल दिया था, है ना। वो शिक्षाशास्त्री जिन्होंने मनोविज्ञान के अंदर तो है ही है, लेकिन शिक्षण विद्या के अंदर भी उन्होंने बहुत सी चीजें की है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मनोविज्ञान के अंदर अपना प्रयोग दे दिया, या मनोविज्ञान के अंदर जिसने अपना मत दे दिया तो उसने शिक्षण शास्त्र के अंदर कुछ नहीं कहा हो, ऐसा नहीं है। इन सारे शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को लेकर के भी अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार दिए। उसी में से एक का नाम है दोस्तों स्किनर। स्किनर जो है ना वो कौन, स्किनर ने क्या कहा कि उपचारात्मक विधि के बारे में उन्होंने चर्चा की। उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाएं अपनी चल रही थी, पहले भी अपन ने कुछ परिभाषाएं जो है ना उपचारात्मक शिक्षण की अपन ने पढ़ रखी है। उपचारात्मक शिक्षण की अपनी परिभाषाएं चल रही थी। उसमें इन्होंने क्या कहा कि उपचारात्मक विधि विशेष प्रकार से सीखने और व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को समझने वह उनको अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है।
इन्होंने भी उपचारात्मक शिक्षण की बात की कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो मैंने पहले आपको उपचारात्मक शिक्षण की विस्तृत जानकारी आपको दे रखी है कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्ति बालक की समस्याओं का पता लगा करके, बालक की त्रुटियों का पता लगा के उन त्रुटियों को दूर करना, उससे हम क्या कह सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे या उपचरित शिक्षण कहेंगे। ये मैंने आपको बता रखी है। तो उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में स्किनर ने यह परिभाषा दी है कि उपचारात्मक विधि, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण जो आप करते हो, उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, विधि का नाम दे दिया ना। उपचारात्मक शिक्षण को उपचारात्मक विधि किसने कहा, तो भी स्किनर ने कहा है, याद रखना दोस्तों। तो उपचारात्मक विधि का नाम दे दिया इन्होंने कहा कि विशेष प्रकार से सीखने और व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को समझने व उनको अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। उन्होंने उपचारात्मक शिक्षण को एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया कि उपचारात्मक शिक्षण है जो क्या है, एक प्रकार की विधि है। विधि के रूप में कैसे प्रयुक्त किया, इन्होंने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण जो है एक प्रकार की विधि है जो विशेष प्रकार से सीखने के लिए, विशेष प्रकार से मतलब सामान्य तरीके से तो आपने पहले सीख लिया, सामान्य तरीके से पहले सीखा, उसमें आपका उपलब्धि परीक्षण या मूल्यांकन लिया गया, जिससे पता चला कि आपने कितना प्रतिशत नहीं सीखा, जितना प्रतिशत नहीं सीखा उसी का तो वापस आपको अध्ययन कराया जाएगा। वही तो उपचारात्मक शिक्षण कहेगा, त्रुटि को दूर करने के लिए। तो पहली बार जो आपको अध्ययन कराया जाएगा वह सामान्य होगा, लेकिन निदान के बाद में जो आपको शिक्षण करवाया जाएगा वो कैसा होगा, आपका विशेष होगा। तो यहाँ पे उपचारात्मक विधि के बारे में जो स्किनर महोदय हैं वो कहते हैं कि विशेष प्रकार से सीखने और व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलता, कौन से, व्यक्ति के व्यवहार संबंधी आचरण संबंधी जटिलताओं को समझने और उनको अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि व्यक्ति का मतलब आचरण, व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को समझना, व्यक्ति के आचरण का मतलब व्यवहार संबंधी, कहाँ कहाँ उसे दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ उसको आचरण में दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ उनको व्यवहार में दिक्कत हो रही है। व्यवहार का मतलब वो अपने भावी जीवन में जो व्यवहार प्रकट करता है, दैनिक जीवन में जो व्यवहार प्रकट करता है, वहां बालक को कहाँ समस्या हो रही है, इस चीज को समझ करके उसको अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाने का मतलब है कि जहां जटिलता हो रही है उस जटिलताओं को समझ करके उनको सरलीकरण कर देना, उन जटिलताओं को बिल्कुल अनुकूल बना देना। पहले प्रतिकूल चल रही थी, अब किसी के बना देना, उसको अनुकूल बना देना। इसके लिए इसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विशेष प्रकार से सीखने के लिए या व्यक्ति के आचरण को जानकर उनके संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। किस विधि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वहां पे आपका किया जाएगा उपचारात्मक विधि का किया जाएगा। उपचारात्मक विधि की बात किसने कही है, तो उपचारात्मक विधि की बात जिस शिक्षा शास्त्री ने कही है दोस्तों, उसका नाम क्या दे देंगे अपन, स्किनर नाम दे देंगे भाई। क्या नाम दे देंगे, स्किनर। स्किनर की यदि बात करें, स्किनर की यदि बात करें तो क्या परिभाषा दी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कि उपचारात्मक विधि विशेष प्रकार से सीखने और व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को समझने, वह नहीं, यहाँ पे वह है केवल, है ना, वह उनको अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा या यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है, तो यह परिभाषा या तर्क दिया गया है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो यह दिया गया है आपके स्किनर के द्वारा। क्लियर। चलते हैं अपन अगली परिभाषा पर। यह रही आपकी दोस्तों अगली परिभाषा, जेरोलिमेक शिक्षा शास्त्री के द्वारा। भाई किसके द्वारा दी गई है यह परिभाषा, जेरोलिमेक शिक्षा शास्त्री के द्वारा। मैं भी आ जाऊं एक बार। जेरोलिमेक शिक्षा शास्त्री था, उन्होंने एक परिभाषा दी है, किसके संदर्भ में दी है, इन्होंने दी है दोस्तों मूल्यांकन के संदर्भ में। भाई किसके संदर्भ में दी है, मूल्यांकन के संदर्भ में इन्होंने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है कि, चलो एक बार परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों एवं उद्देश्यों की तुलना की जाती है। यह परिभाषा किसने दी है, जेरोलिमेक शिक्षा शास्त्री ने दी है। आइए एक बार इस डेफिनेशन को अपन क्लियर करते हैं दोस्तों। परिभाषाओं की प्रतिपुष्टि होना बहुत जरूरी है। क्लियर करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं।
क्लियर बात है, ये तो मैंने पहले ही बता दी कि मूल्यांकन और उद्देश्य का एक गहरा संबंध होता है। शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले जो आपने उद्देश्य का निर्माण किया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसकी जांच करने के लिए ही हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपका पहले ही क्या कर रखा है दोस्तों, क्लियर कर रखा है। इसके बारे में पहले से मैंने आपको जानकारी दे रखी है। ये कि यही बात जेरोनिमिक महोदय कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। अर्थात शिक्षण से पहले, पूर्व निर्धारित शिक्षण से पहले जो आपने उद्देश्य निर्माण किए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई है, उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं। भाई 50% प्राप्त हुआ है, 40% हुआ है, या 90% हुआ है, या 100% हो गया है, इसकी जानकारी, इनकी मात्रा को निर्धारित करते हैं, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। एक बात इन्होंने ये बताई। दूसरी बात क्या बताई, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इन्होंने एक प्रक्रिया बताई, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों एवं उद्देश्यों की तुलना की जाती है। भाई यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्य और शिक्षण के उद्देश्य दोनों में तुलना की जाती है। भाई मूल्य मतलब जो शिक्षण करवाया गया था वो वास्तविक शिक्षण क्या था, और आपने जो उद्देश्य लाने थे, मतलब आपने जो बालक में परिवर्तन लाना था, उन दोनों में तुलना की जाती है। बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया और बालक की मूल्य की वृद्धि कितनी हुई, इन दोनों में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यानी कि आप इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो कि पहले की, बालक के पहले के व्यवहार में और बाद के व्यवहार में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। ऐसा हम इसके बारे में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, यही इसके बारे में सही होगा। तो यह कथन दिया था जेरोनिमिक ने। क्या कहा था इन्होंने, पहली बात इन्होंने यह बताई थी कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, इसकी मात्रा का निर्धारण करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। दूसरी इन्होंने बात बताई थी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों और उद्देश्यों दोनों के बीच क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इस प्रकार की परिभाषा देने वाले शिक्षा शास्त्री का क्या नाम था दोस्तों, तो इस प्रकार की परिभाषा देने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम था जेरोनिमिक। एक बार इस परिभाषा को वापस पढ़ लो मेरे साथ, कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों एवं उद्देश्यों की तुलना की जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा दी गई है जेरोनिमिक महोदय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जेरोनिमिक महोदय द्वारा यह परिभाषा दी गई है। चलते हैं आज की अगली परिभाषा पर। ये रही आपकी अगली परिभाषा। आज की जो अगली परिभाषा है यह किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, यह परिभाषा दी गई है डेड महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दी दोस्तों, डेड महोदय के द्वारा। डेड नहीं, डेंड है यहाँ पे ना, ये पॉइंट नहीं लगा, डेड महोदय के द्वारा इन्होंने परिभाषा दी वापस सहायक सामग्री के संदर्भ में। सहायक सामग्री में भी कैसी, श्रव्य और दृश्य सामग्री। मैंने सहायक सामग्री आपको अभी तक नहीं पढ़ाई है, पढ़ाना बाकी है, तो सहायक सामग्री पढ़ूंगा तब आपको ये श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है वो भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन सामान्यतः यहाँ पे जान ली भाई, जिनको हम सुन करके और देख करके अर्थ ग्रहण करते हैं, जिनको हम सुन करके और देख करके अपनी पाठ्य वस्तु को या अपनी विषय वस्तु को और स्पष्ट समझ लेते हैं, वैसे सामग्री को हम क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, जिनको सुनते भी और देखते भी। इन्होंने कहा, क्या परिभाषा दी है इसके संदर्भ में, सहायक सामग्री के श्रव्य दृश्य सामग्री के संदर्भ में इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इसको अपन क्लियर करते हैं। तो इन्होंने कहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में बोली व लिखित जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा इन्होंने पहले भी दी थी, थोड़ा सा बदल करके इन्होंने वापस इस परिभाषा को प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा भाई श्रव्य दृश्य सामग्री एक, उस पहले सहायक सामग्री की बात की थी, अब सहायक सामग्री की जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, श्रव्य दृश्य सामग्री रख दी। सहायक सामग्री में भी ये परिभाषा दी हुई है सेम इसी टाइप की। अब इन्होंने दे दिया कि श्रव्य दृश्य सामग्री का जो अर्थ है उस सभी प्रकार की सामग्री से है, कि श्रव्य दृश्य सामग्री का जो अर्थ है उस सभी प्रकार की सामग्री से है जो कक्षा में या फिर अन्य शिक्षण परिस्थिति, या तो आप कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण करवा रहे हो वो, और कक्षा में नहीं करवा रहे हो और कक्षा के बाहर भी करवा रहे हो, तो अन्य जो शिक्षण की परिस्थितियां बनती हैं, यानी शिक्षण करवाने का जो वातावरण बनता है, उसमें बोली और लिखित जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए किया जाता है। भाई शिक्षण दो ही तरीके से करवाएंगे, या तो अपन बोल करके कराएंगे या लिख करके कराएंगे। बोल करके और लिख करके अपनी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहे हैं, जिसके स्पष्ट कर रहे हैं बालकों को जो पढ़ा रहे हैं, उस पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए, उस पाठ्य सामग्री को यदि बालक नहीं समझ पा रहा है तो
और आसान तरीके से समझाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कह देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री कह देंगे। यह बात कहने वाला जो शिक्षा शास्त्री था दोस्तों, उस शिक्षा शास्त्री का नाम था डेढ़ महोदय। क्या परिभाषा दी इन्होंने? इन्होंने कहा कि श्रव्य दृश्य हम उस समस्त सामग्री को कह सकते हैं जो कक्षा के अंतर्गत या कक्षा के बाहर भी जब कभी भी शिक्षण परिस्थितियों का वातावरण बनता है, शिक्षण की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस समय बोली व लिखित जाने वाली पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, बोली और लिखित जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो यह परिभाषा जिस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई थी उसका नाम क्या रख सकते हैं अपन? डेढ़ महोदय। भाई क्या नाम रख सकते हैं भाई? डेढ़ महोदय उसका नाम है। एक बार मेरे साथ इस परिभाषा को वापस दोहरा देना कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में बोली यहाँ पे भी वो नहीं है, वो है ना, बोली व लिखित जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों यह परिभाषा? तो यह परिभाषा दी गई है डेढ़ महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? डेढ़ महोदय के द्वारा। चले अगली परिभाषा पर। ये लीजिए आपकी अलग डेफिनेशन। अगली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर यह रही। क्या कहती है अगली परिभाषा? देखो इसको भी स्पष्ट तौर से अपन को समझने की कोशिश करते हैं कि कौलर महोदय क्या कहते हैं। कोहलर नहीं है दोस्तों, क्या नाम है इनका? फाउलर। कौलर भी नहीं है दोस्तों ना, फाउलर, CS फाउलर। सी एक तो कौलर भी है, तो ये कौलर नहीं है, इनका नाम क्या है दोस्तों? CS फाउलर महोदय। तो CS फाउलर महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने भी श्रव्य दृश्य सामग्री के उपकरणों के बारे में परिभाषा दी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के उपकरण क्या क्या होते हैं। सहायक सामग्री के संदर्भ में इन्होंने क्या दी है दोस्तों? परिभाषा दी है। तो हम बात करते हैं सहायक सामग्री के संदर्भ में इन्होंने क्या परिभाषा दी है, किस तरीके की अपने ये क्या विचार रखते हैं, इनके विचारों को यदि अपन स्पष्ट करें तो एक बार इनकी परिभाषा को अपन पढ़ लेते हैं। यह कहते हैं विषय को कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे श्रव्य दृश्य उपकरण कहते हैं। और ये क्या बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया है, बहुत सरल परिभाषा दी इन्होंने कहा भाई कि विषय को कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए, मान लीजिए कि आप किसी को थ्योरी क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो शब्दों के माध्यम से भी आप बच्चों को, बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो शब्दों के माध्यम से पढ़ाने वाले बालकों के अंतर्गत क्या होता है कि भाई इतने कठिन स्तर उनका बहुत ज्यादा होता है। उस कठिन स्तर को सरल स्तर में बदलने के लिए, क्योंकि सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे तो कठिन जो है वो सरल स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। कठिन स्तर जो है किसमें चला जाएगा? सरल। क्योंकि सहायक सामग्री के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बालकों को। जैसे पहले तो एक शब्दों के माध्यम से पढ़ा रहे हो, फिर शब्दों के माध्यम से बालक उस विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके सामने आपने कोई आकृति प्रस्तुत कर दी, या कोई आपने मॉडल प्रस्तुत कर दिया, कोई चार्ट प्रस्तुत कर दिया, उसका प्रतिरूप प्रस्तुत कर दिया, या बालक को वास्तविक परिस्थिति से परिचित करवा दिया, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी सहायक सामग्री कहलाएगी। इनका यदि आप प्रयोग करोगे तो कठिन से क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगी विषय वस्तु। तो CS फाउलर महोदय है ना, ये भी यही कहना चाह रहे हैं, विषय को कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए, मतलब कठिनाई से सरल की तरफ, कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी बाल को विषय वस्तु को कठिन से सरल बनाने के लिए जिस सहायक सामग्री का आप उपयोग कर रहे हो उसी सहायक सामग्री को श्रव्य दृश्य उपकरण कहते हैं। इन्होंने श्रव्य दृश्य उपकरण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा की बात करें भाई श्रव्य दृश्य उपकरण को इन्होंने कैसे समझाया है, तो बहुत सरल तरीके से इन्होंने समझाया है। फिर क्या समझाया कि विषय वस्तु जो होती है ना, पहले कठिन रूप में होती है। किस रूप में होती है दोस्तों? कठिन रूप में होती है। तो विषय वस्तु को कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए, कठिन से सरल तक ले जाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वह कौन सी कहलाएगी? आपकी श्रव्य दृश्य उपकरण कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी परिभाषा इनके द्वारा दी गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक परिभाषा को 4 से 5 बार आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो आप भी स्क्रीन के ऊपर ये परिभाषा तो बहुत स्पष्ट दिख रही होगी आपको, तो आप भी इसको क्या करिए, साथ साथ में दोहराते रहिए, है ना, दोहराव करते रहिए, ताकि ये एक एक बार आपकी नजर में से जो ना ये निकलती जाए दोस्तों। तो देखिए CS फाउलर महोदय ने क्या कहा, एक बार मेरे साथ वापिस पढ़ लीजिए कि विषय को कठिन स्तर से सरल स्तर तक ले जाने के लिए जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे
श्रव्य दृश्य उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रव्य दृश्य उपकरण कहते हैं। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है C.S. फाउलर महोदय के द्वारा। इसके द्वारा दी गई है दोस्तों, C.S. फाउलर महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। क्लियर? चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। ये रही अगली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर। अगली डेफिनेशन दी गई है तो सुजीत चक्रवर्ती के द्वारा। बंगाल के थे, बहुत ही बढ़िया शिक्षा शास्त्री हुए, हिंदुस्तान के एक जाने माने, जिन्होंने एक विदेशी शिक्षा शास्त्रियों को टक्कर देने का काम किया है दोस्तों। इनमें इतने, इनके शब्दकोश में या इनके प्रयोगों में, इनके शोध में इतना दम था कि विदेशी लोग जितने भी शोध करते थे उन शिक्षा शास्त्रियों को भी उन्होंने टक्कर देने का काम किया। इतने भारी भारी शोध इन्होंने किए और अपने मत जो है इन्होंने दिए। तो अब सुजीत चक्रवर्ती के बारे में बात करें भी, उन्होंने श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में क्या कहा। तो श्रव्य दृश्य साधनों की परिभाषाओं की बात चल रही थी, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन की जो परिभाषा है ना दोस्तों, वो किसके अंतर्गत गिनी जाएगी? आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत यह परिभाषा को गिना जाएगा। तो सहायक सामग्री की परिभाषा ही चल रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य व दर्शन किन दो इंद्रियों द्वारा प्रभावी होने वाले साधनों को श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। ये श्रव्य दर्शन किन्हीं, या किन्हीं ना, किन्हीं श्रव्य दर्शन किन्हीं दो इंद्रियों द्वारा प्रभावी होने वाले साधनों को श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। भाई मैंने पहले ही बता दिया कि शिक्षण सहायक सामग्रियों को कई प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। उसमें से एक प्रकार से बांटा गया है इंद्रियों के आधार पर या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। एक श्रव्य, एक दृश्य और तीसरा श्रव्य दृश्य मिक्स। तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। तो ये भी यही बात कह रहा है, ये कह रहा है श्रव्य दृश्य, श्रव्य और दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, इसको अपन दृश्य भी कह सकते हैं कि श्रव्य और दर्शन किन्हीं दो इंद्रियों द्वारा प्रभावी होने वाले साधनों को श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। किन्हीं दो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां कौन सी? कान और आंख। इन्हीं दो इंद्रियों के द्वारा श्रव्य दृश्य साधन प्रभावी हो रहे हैं। भाई श्रव्य है वो किससे? अपने कानों से सुन करके प्रभावी हो रहे हैं। दृश्य जो है वो कैसे हो रहे हैं? तो आंखों को देख करके क्या हो रहे हैं भाई? प्रभावी हो रहे हैं। तो दो इंद्रियां ही तो काम कर रही है यहाँ पे। एक तो श्रवण इंद्रिया काम कर रही है आपकी, और एक दृश्येंद्रिया काम कर रही है। तो देखने की इंद्रियां और सुनने की इंद्रियों के माध्यम से यह साधन जो है ना प्रभावी होते हैं, उन साधनों को हम क्या कहेंगे? श्रव्य दृश्य साधन कहेंगे। बहुत ही सिंपल परिभाषा श्रव्य दृश्य साधन की यहाँ पे सुजीत चक्रवर्ती महोदय के द्वारा दी गई है। क्या दी गई है? ये कहते हैं कि श्रव्य दर्शन किन्हीं दो इंद्रियों के द्वारा प्रभावी होने वाले साधनों को, इन्हें इंद्रियों के द्वारा ही प्रभावी होते हैं। भाई देख करके अर्थ ग्रहण करो, देख करके समझोगे या सुन करके उस चीज को स्पष्ट करोगे, तो ये दोनों इंद्रिय ही काम करी। इनके द्वारा जो साधन प्रभावी होते हैं उन्हीं साधनों को हम क्या कह देंगे? श्रव्य दृश्य साधन कह देंगे। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है सुजीत चक्रवर्ती महोदय के द्वारा। एक बार मेरे साथ में इस परिभाषा को वापस दोहरा लो कि श्रव्य व दृश्य किन्हीं दो इंद्रियों द्वारा प्रभावी होने वाले साधनों को श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। किसके द्वारा दी गई है? तो सुजीत चक्रवर्ती महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। क्लियर? चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया परिभाषा लेकर के आया हूं दोस्तों। ये रुथरफॉर्ड की रोजर्स, क्या नाम है भाई? रुथरफॉर्ड की रोजर्स, इन्होंने एक परिभाषा दी थी, सीसीई के संदर्भ में दी थी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। इन्होंने ये बताया भाई वर्तमान में जब ये थे तो इन्होंने कहा कि हमें ज्ञान की भूख, हम सूचनाओं में डूब रहे हैं। सूचनाओं में डूबने का मतलब ये हो गया कि हम सूचनाएं एकत्रित करने में इतने व्यस्त हो गए हैं, मतलब इतने सूचनाओं के अंतर्गत, सूचना क्या है भाई? एक प्रकार का ज्ञान ही तो है। सूचनाएं एकत्रित करने में, सूचनाओं को ढूंढने में इतने डूब गए हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। मतलब हम इतने जिज्ञासु हो गए हैं ज्ञान को लेकर, हम इतने इतनी अभिरुचि हमारे अंदर पैदा हो गई है ज्ञान को लेकर, सीखने को लेकर हम इतने एक्साइट हैं कि ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं कि हमें इतना ज्ञान, जितना ज्ञान मिल रहा है वो भी क्या पड़ रहा है, हमारे लिए कम पड़ रहा है। इतनी भूख से हम तड़प रहे हैं और हम सूचना में डूब रहे हैं दोस्तों। इसका एक अर्थ तो ये निकलता है। दूसरा अर्थ, यदि
अलग परिस्थिति में निकाला जाए तो ये कहते हैं कि हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। हम हर चीज दूसरों के माध्यम से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास में ज्ञान नहीं है। मतलब व्यक्ति जो है ना अनुभव प्राप्त करना ही नहीं चाह रहा है, वो केवल सूचनाओं के पीछे भागा जा रहा है और ज्ञान की भूख से तड़प रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है और वो बस लोगों को पूछ पूछ करके अपना काम कर रहा है, कुछ सीखना ही नहीं चाहता। यानी भूख लग रही है लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति वो नहीं करना चाहता। तो रिदरफोर्ड की रोजर्स ने एक परिभाषा दी है जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। हमें ज्ञान तो चाहिए लेकिन सूचनाओं में हम केवल पूछ पूछ करके अपना काम निकाल रहे हैं ना, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरे अर्थ में इन्होंने कहा कि हम सूचना ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए, मतलब इतने जिज्ञासु हो गए सूचनाओं को एकत्रित करने में कि हम ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं कि जितनी सूचनाएं हमें मिले वो कम है, मुझे अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करनी। जितनी आपके पास में सूचनाएं होगी वही आपका ज्ञान कहलाएगा दोस्तों। तो यह परिभाषा जिस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई थी उसका नाम था रुदरफोर्ड की रोजर्स। क्या परिभाषा दी है, एक बार मेरे साथ वापस दोहरा देना कि हम सूचना में डूब रहे हैं और ज्ञान की भूख से तड़प रहे हैं। यह परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है दोस्तों उसका नाम है रुदरफोर्ड की रोजर्स। दैट्स क्लियर। चलते हैं अगली डेफिनेशंस पर। हर्बर्ट स्पेंसर, पाठ योजना में इनका योगदान बहुत ही सर्वाधिक रहा है। आपने पढ़ा भी होगा हर्बर्ट के बारे में। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर किसके बारे में परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में भी। किसकी विधि के बारे में दी है? अनुसंधान विधि के बारे में इन्होंने परिभाषा दी है। बहुत ही प्रभावी परिभाषा है, 2-3 बार पूछी भी गई है यह परिभाषा। देखिए क्या परिभाषा है इनकी। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह बात किसने कही थी? तो यह बात की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसके संदर्भ में कही थी दोस्तों? तो ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान विधि भी कहते हैं, इस अनुसंधान विधि के संदर्भ में इन्होंने यह परिभाषा करते हुए कहा है कि बालकों को यदि आप अध्ययन करवा रहे हो तो उस बालक को आपको जो ना कम से कम बताना है। ऐसा नहीं है कि सारी विषय वस्तु आप ही स्पष्ट कर दें, नहीं, आपको कम से कम बताना है, जबकि बालक को अधिक से अधिक खोजने के लिए मोटिवेट करना है कि आप तो कम बताओ और उसी विषय वस्तु को इतनी अट्रैक्टिव तरीके से बताओ, इतनी प्रभावी तरीके से बताओ कि बालक स्वयं उस विषय वस्तु के बारे में खोज करके पूर्ण सीख ले, यानी कि उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए उसको जानने के लिए। तो अनुसंधान विधि के द्वारा बनाए गए अनुसंधान विधि के संदर्भ में यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की दी गई थी। इन्होंने बताया था कि भाई आप बालक को सिखाओ लेकिन बालक को आप कम बताओ, अधिक से अधिक उसको खोजने के लिए एक्साइटेड करो, वो अधिक से अधिक वह अनुसंधान करने के लिए आगे आए, अधिक से अधिक बालक सूचनाओं की जानकारी स्वयं अपने आधार पर प्राप्त करें। सारी सूचनाएं आपको बालकों को नहीं देनी है। भाई एक अच्छा शिक्षक वही होता है ना जो बालक को सीखने के लिए तत्पर कर दे। तो आपको कम से कम बताना है और अधिक से अधिक खोजने के लिए किसको कहना है? बालक को कहना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, कि बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात अधिक से अधिक बालकों को खोज के लिए मोटिवेट किया जाए। आप कम बताओ और अधिक से अधिक बालकों को खोजने के लिए कहो। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। एक बार मेरे साथ वापस दोहरा लेना, बहुत सिंपल सी परिभाषा है ये। बालकों को कम से कम बताया जाए, अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह बात किसने कही थी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी। क्लियर? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। चलते हैं अगली परिभाषा पर। ये होगी, ये चल रही है। देखिए अगली परिभाषा ये भी ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में ही दी, अनुसंधान विधि के संदर्भ में ही दी है। ये दी है प्रोफेसर E.H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ये विधि भी इन्हीं की है दोस्तों, है ना। क्या परिभाषा दी है? ह्यूरिस्टिक विधि यह शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में तथा खोजी के रूप में देख सकते हैं। इन्होंने अनुसंधान विधि को स्पष्ट करते हुए बताया है, खोज विधि को स्पष्ट करते हुए इन्होंने बताया है, आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जिसमें ह्यूरिस्टिक विधि में बताया कि यह वह शिक्षण विधि है जिसमें हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देख सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम बालक को उस रूप में देख सकते हैं कि जिसमें वह स्वयं अधिक से अधिक क्या कर रहा है दोस्तों? खोज कर रहा है। ऐसे रूप में उस बालक को देखा
जा सकता है, कि अनुसंधानकर्ता के रूप में देख सकते हैं। अनुसंधानकर्ता के रूप में देखने का तात्पर्य क्या हो गया? अधिक से अधिक खोजने के लिए बालक को कहना। अधिक से अधिक खोजने के लिए किसको कहना दोस्तों? बालक को कहना। तो बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में भी देख सकते हैं और एक खोजी के रूप में देख सकते हैं। खोजी का मतलब होता है खोज करने वाला, ढूंढने वाला। हम एक बालक को एक ऐसा बालक बना सकते हैं, सक्रिय बालक बना सकते हैं जो विषय वस्तु को स्वयं खोज करके भी स्पष्ट करके एक निष्कर्ष तक पहुंच करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, वह सीख सकता है, स्वयं अधिगम अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। क्या कहा इन्होंने? एक बार इस परिभाषा को मेरे साथ वापस दोहरा ले। इन्होंने कहा है ह्यूरिस्टिक विधि यह शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में तथा खोजी के रूप में देख सकते हैं। यह परिभाषा देने वाला जो शिक्षा शास्त्री था दोस्तों, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था भाई दोस्तों? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? चलते हैं अगली परिभाषा पर। देखो ये जो परिभाषाएं आ रही है ना, इनको तो मैंने रीड वैक्सीन में भी आपको हल्का फुल्का करवाया है, जब मैंने वीडियो की बात कही थी, है ना। जब वीडियो पढ़ाएंगे तब भी इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूंगा। इन्होंने भी प्रायोजना या योजना विधि के बारे में बात की है। प्रायोजना और योजना विधि के बारे में बात की है। इन्होंने क्या कहा है? बेलार्ड ने कहा है भाई दोस्तों, बेलार्ड और किलपैट्रिक ने दोनों ने योजना विधि को लेकर के परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा है आपके बेलार्ड महोदय ने। बेलार्ड महोदय ने क्या कहा है? एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है परियोजना एक यथार्थ जीवन का भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। इन्होंने कहा कि परियोजना जो है वो कैसा भाग है? आपका एक यथार्थ जीवन का भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। योजना कार्य, परियोजना कार्य या परियोजना कार्य की अपन बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक आपके वास्तविक जीवन, यथार्थ जीवन का एक भाग है। क्या? योजना, योजना के द्वारा शिक्षण करना या योजना एक आपके यथार्थ जीवन का, आपका जो वास्तविक जीवन है उसका एक अंग है, जिसको प्रदान कहाँ किया जाता है? विद्यालय में प्रदान किया जाता है, स्कूल में प्रदान किया जाता है, पाठशाला में प्रदान किया जाता है। यह आपके जीवन का एक अंग है, एक मुख्य भाग है, जिसको स्पष्ट कहाँ किया जाता है? विद्यालय के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया जाता है। यह परिभाषा देने वाला जो शिक्षा शास्त्री था उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था बेलार्ड। क्या कहा है बेलार्ड ने? एक बार वापिस देख लेते हैं। बेलार्ड ने कहा है परियोजना एक यथार्थ जीवन का भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। परियोजना एक यथार्थ जीवन का भाग है जो पाठशाला में, भाई कहां प्रयुक्त किया जाता है? पाठशाला में प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है बेलार्ड महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है भाई? बेलार्ड महोदय के द्वारा। क्लियर? चलते हैं अगली परिभाषा पर। किलपैट्रिक महोदय, भाई कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक महोदय। इन्होंने भी प्रायोजना विधि के बारे में बात की थी। हमने रीट वैक्सीन करवाई थी ना, तब इस किलपैट्रिक की जगह पे बेलार्ड कर दिया था एक परिभाषा में। वापिस इसका संशोधन भी मैंने किया है। देखो परियोजना एक 100 उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक डेफिनेशन जो है ना किलपैट्रिक महोदय के द्वारा दी गई है। क्या दी गई है? कि परियोजना एक 100 उद्देश्य प्रक्रिया, परियोजना जो है ना निरुद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। कि परियोजना विधि के द्वारा जो आपको काम दिया जाता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बालक का एक मन लगा रहता है, बालक की रुचि इसके अंदर रहती है, बालक इसमें निरस नहीं होता है, बालक इसमें सक्रिय रहता है। आपने बालक को योजना कार्य दे दिया, अब बालक इस योजना कार्य को कहां पूरा करेगा? सामाजिक वातावरण में रह करके पूरा करेगा। अपना घर रहेगा, समाज में रहेगा, कैसे भी रहेगा, पूरे समाज में, वातावरण में किसी का भी प्रयोग कर सकता है। क्योंकि आप योजना कार्य, परियोजना कार्य बालक को किसी भी प्रकार का दे सकते हो। उसको वातावरण की भी आवश्यकता पड़ सकती है, प्रकृति की आवश्यकता पड़ सकती है, भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि परियोजना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे बालक है ना अपनी मर्जी से, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, सक्रियता के साथ में समाज में रह करके उसे क्या करता है दोस्तों? पूर्ण करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। क्या परिभाषा दी गई है? एक बार देखिए। परियोजना एक 100 उद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? 100 उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है दोस्तों किलपैट्रिक महोदय के द्वारा। ये थी दोस्तों आज की क्लास की कुछ परिभाषाएं जिसके ऊपर अपन ने अध्ययन किया था, जिसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत क्या की थी दोस्तों? जानकारी प्राप्त की थी। नई नई परिभाषाएं आपको इस
डेफिनेशन बैंक के माध्यम से मिलती रहेगी, है ना। रीट वैक्सीन जैसे आपके लिए कारगर हुई ना, वैसे ये डेफिनेशन बैंक भी आपके लिए क्या होगा दोस्तों, कारगर साबित होगा। ऐसे नए नए लॉजिक से अपन लाते रहेंगे दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मैंने जैसा कि आपको हर बार बताता हूँ कि कोरोना महामारी बहुत भयानक रूप से चल रही है, इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई की रफ्तार को और तेज बढ़ाएं और इस गति को और बढ़िया बनाएं, है ना। समय का सदुपयोग करें। ये समय जो मिला है, एक सुनहरा समय आपको मिला है, जिसमें आप घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हो और आपके पास में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो सोशल मीडिया से दूर रह करके ना, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह से ना, अमेजॉन प्राइम वगैरह थोड़ा कुछ कुछ ले रखा हो ना, नेटफ्लिक्स वगैरह, हॉटस्टार वगैरह, तो इनको भी साइड में कर देना। और सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को अध्ययन करना। जितनी भी आपको डाटा मिलता है, 2 GB, 3 GB, 1 GB, 1.5 GB, पूरा का पूरा डाटा किसके ऊपर आपको खर्च करना है, शिक्षा के ऊपर, शिक्षण के ऊपर खर्च करना है, ताकि अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में हमें क्या प्राप्ति हो जाए दोस्तों, आसानी प्राप्ति हो जाए। इसलिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही नई डेफिनेशन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आपको मेरा राधे राधे।